हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विश्वजीत पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि आज हमारा एक धमाकेदार सेशन स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। और बहुत सारे छात्रों का ये जो ट्रायंगल होता है बहुत ज्यादा छात्रों को परेशान करके रखता है। तो मैं आपसे आज से वादा करता हूं आपको ये ट्रायंगल कभी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि मैं आपको पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा और बेसिक से मैं एक एक चीज एक एक टॉपिक आपको मैं क्लियर करते चलूंगा। ठीक है, तो आज के सेशन में चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का सेशन हमारा। ठीक है, आज का सेशन है त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज है। और तो त्रिभुज कहते किसे हैं? सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उस टॉपिक के बारे में जानना आवश्यक होता है। तो यानी त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज कहते किसे हैं मेरे भाई? तो त्रिभुज हम कहते हैं जब क्या होता है, तीन रेखाओं से घिरा हुआ, ठीक है ना, तीन रेखाखंडों से घिरा हुआ एक आकृति, ठीक है, जिसके तीन शीर्ष तथा तीन कोण हो, उसे त्रिभुज कहते हैं। देखिए कैसे, तीन रेखाओं से, ठीक है, तीन रेखाओं से या कह सकते हैं तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति, ठीक है ना। एक रेखाखंड ये है, मान लिया ए बी है, ठीक है, और ये सी है, यानी कि एक रेखाखंड ए बी हो गया, एक रेखाखंड ए सी हो गया और एक रेखाखंड आपका सी बी हो गया। तो यानी कि कहने का मतलब है तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति जिसमें तीन शीर्ष हैं, एक शीर्ष, दो शीर्ष और यहाँ पे तीन शीर्ष, ठीक है ना, तीन शीर्ष हैं तथा क्या उसमें तीन कोण हो। बात समझ में आ रही है? यानी तीन रेखाखंडों से घिरी हुई वह आकृति जिसके तीन शीर्ष हो तथा तीन कोण हो, ठीक है, तीन कोण हो, यानी कि आप कह सकते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे त्रिभुज कहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई ना? त्रिभुज कहेंगे। और त्रिभुज होते कितने प्रकार के हैं? त्रिभुज आखिर होते कितने प्रकार के हैं? चलिए वो भी हम जान लेते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, जो त्रिभुज होते हैं वो उनके प्रकार जो होता है ना, उनको भुजाओं और कोणों के आधार पे अलग अलग बांटा जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम भुजाओं के आधार पे जो त्रिभुज के प्रकार होते हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है ना, यानी कि भुजाओं के आधार पे, ठीक है, भुजाओं के आधार पर भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो मुख्यतः वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है मेरे भाई कि समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, बाहु त्रिभुज। जरा एक बात बताइए, समबाहु त्रिभुज जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो आखिर समबाहु त्रिभुज होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो समबाहु त्रिभुज जो होता है मेरे भाई, समबाहु त्रिभुज जो होता है वो क्या होता है? उसकी तीनों भुजाएं, ठीक है, उसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। जैसे कि मान लिया ये ए है, ये बी है और ये क्या है आपका सी है, ठीक है, यानी कि जो तो तीनों भुजाओं हैं, यानी कि जो तीनों साइड्स हैं इनके, वो क्या होंगे? वो बराबर होंगी। बात समझ में आ रही है ना? वो क्या होंगी? तो वो बराबर होंगी और इनके बीच जो बनने वाले कोण होंगे वो भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। यानी कि जब भी आपको ये कहा जाए कि कोई समबाहु त्रिभुज कहा जाए, जरा एक बात है, ये समबाहु त्रिभुज का मतलब यही हुआ कि इसकी जो भुजाएं हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो एसी भुजा है वो बराबर है किसके? बीसी भुजा के, ठीक है ना, और बराबर है किसके? एबी भुजा के। यानी कि आप कह सकते हैं ये तीनों भुजाएं क्या हैं? सेम है। अगर क्या है ना, ये 4 मीटर का है या 4 सेंटीमीटर का है, ये भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा। कब? जब ये समबाहु त्रिभुज होगा तब, ठीक है। यानी कि समबाहु त्रिभुज अगर है तो जितनी ये भुजा होगी उतनी ही ये भी भुजा होगी और उतनी ही क्या होगी? ये तीसरी भी भुजा होगी, ठीक है। ये चीज आपको कंफर्म हो गया, इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। लेकिन समबाहु त्रिभुज के जो कोण होते हैं वो भी समान बनते हैं। देखिए कैसे, ये कितने का बनेगा? 60 का, ये 60 का, ये 60 का, ठीक है, क्योंकि एक त्रिभुज के अंदर 180 अंश का कोण बनता है। इस चीज को आप लिख के रखिएगा। कोई सा भी त्रिभुज हो, किसी प्रकार का त्रिभुज हो, अगर वो त्रिभुज है तो उसके अंदर क्या बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि उसके तीनों कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री का होगा, ठीक है। इस चीज को हमेशा आप याद रखिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, चाहे वो कोई भी त्रिभुज हो, उसका क्या होता है? 180 डिग्री होगा तीनों कोणों का योग। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे तीन कोण थे,
चूंकि ये क्या था, एक समबाहु त्रिभुज था। समबाहु त्रिभुज होने के कारण क्या हुआ, इसकी जो प्रत्येक भुजाओं के बीच जो कोण बनेगा ना, वो क्या होंगे, वो समान बनेंगे। कैसे बनेंगे मेरे भाई, वो समान बनेंगे। इसलिए क्या है, यहां भी 60, यहां भी 60 और यहां भी 60, 60 के तो बनेंगे, क्योंकि 80 का 3 भाग बराबर भाग बांटेंगे आप तो 60 का ही बटेगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा, जब भी आपसे कोई पूछे मेरे भाई समबाहु त्रिभुज क्या है, आपको ये बताना है कि जिनकी भुजाएं समान हो तथा उनके बीच बनने वाले जो कोण होते हैं वो भी क्या हो, आपस में समान होते हैं। इस प्रकार के त्रिभुज को हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, एक एक चीज। आज के बाद से वादा करता हूं आपको त्रिभुज में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस देखते चलिए आप। ये हमने पढ़ लिया आपका समबाहु त्रिभुज। अब देखते हैं अगला। अगला जब आप देखिएगा, अगला होता है आपका मेरे भाई समद्विबाहु त्रिभुज। अभी तो हमने क्या पढ़ा, समबाहु त्रिभुज पढ़ा। अब होता है दूसरा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, समद्विबाहु, ठीक है ना, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। देखिए जरा ये क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। जो आपका समद्विबाहु त्रिभुज होता है मेरे भाई, वो क्या होता है, उसकी दो भुजाएं आपस में तो बराबर होती हैं। ठीक है ना, दो भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इस बार फिर से बनाते हैं कुछ ऐसे। दो भुजाएं क्या है यहाँ पे, आपस में बराबर होती हैं, लेकिन तीसरी भुजा क्या होती है, बराबर नहीं होती है। इसमें सिर्फ दो भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। ठीक है, तो क्या होंगी, इनकी सिर्फ दो भुजाएं बराबर होंगी। कोई भी दो भुजा बराबर होगी और उसके दो कोण बराबर होंगे। ठीक है, कोई भी दो भुजा बराबर होगी और उसके दो कोण बराबर होंगे, तो ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि क्या हुआ, ये वाली भुजा अगर क्या है, आपस में बराबर है, तो क्या होगा, इनके मध्य जो क्या होगा, जो तीसरी भुजा से कोण बनेगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आ रही ना, वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप कह सकते हैं मेरे भाई कि हर कंडीशन में, हर एक कंडीशन में क्या होगा, जब भी क्या होगा, यहाँ पे दो भुजाएं अगर आपस में बराबर हैं तो यहाँ पे दो कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यानी आप कह सकते हैं कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसकी क्या होती हैं, दो भुजाएं बराबर होती हैं तथा उसके मध्य बनने वाले दो कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए, अब भुजाओं के आधार पर एक जो आपका तीसरा जो त्रिभुज है उसको मैं बताता हूं। तीसरा होता है ना विषम बाहु त्रिभुज। क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज। देखिए जरा यहाँ पे विषम बाहु, ठीक है, त्रिभुज। ठीक है ना, विषम बाहु त्रिभुज के बारे में जरा देखिए यहाँ पे। अब चलिए देखते हैं विषम बाहु, क्योंकि हमने क्या देखा, समबाहु त्रिभुज पढ़ा, हमने समद्विबाहु त्रिभुज भी पढ़ लिया, लेकिन विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है मेरे भाई, वह त्रिभुज जिनकी क्या हो, तीनों भुजाएं, यानी कि वह त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर ही ना हो। तीनों भुजाओं में से कोई भी भुजा किसी के बराबर नहीं है, तो उसके क्या होंगे, उसके मध्य जो कोण भी बनेंगे ना, वो भी क्या होंगे, अलग अलग बनेंगे, यानी वो भी बराबर नहीं होंगे। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। बात समझ में आई। यानी कि इसमें ना ए बी भुजा बीसी के बराबर है, ना ये तीनों ही भुजाएं जो है ना, ये अलग अलग मान है इनके। जैसे कि मान लीजिए अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो यह 4 सेंटीमीटर का होगा, ये 6 सेंटीमीटर का होगा। जरा एक बात बताइए, ये क्या है, बराबर है क्या, बराबर है, बराबर नहीं है, क्योंकि ये तो 5 का, ये 4 का, ये 6 का है, तो बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं वह त्रिभुज जिसकी भुजाएं आपस में बराबर ना हो, जिनके कोण आपस में बराबर ना हो, इस प्रकार के त्रिभुज को हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, चलिए हमने क्या किया कि इसके जो है भुजाओं के आधार पर तो हमने 3 प्रकार के त्रिभुज पढ़ लिए। ठीक है, भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज पढ़ लिए हैं। अब क्या करेंगे, कोणों के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, कोण के आधार पे जरा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, कोणों के आधार पर। ठीक है, आधार पर जरा देखते हैं कोणों के आधार पे कितने त्रिभुज बनते हैं। ठीक है ना, कोणों के आधार पे भी क्या होंगे मेरे भाई, 3 प्रकार के त्रिभुज बनेंगे। जैसे कि आपका भुजाओं के आधार पे क्या हुआ था, भुजाओं के आधार पे आपके 3 त्रिभुज बने थे, वैसे ही कोण के आधार पे भी क्या होगा, 3 त्रिभुज बनेंगे मुख्यतः। देखिए कौन सा, पहला बनेगा आपका न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है ना, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है,
त्रिभुज। देखिए जरा, ये न्यून कोण त्रिभुज है क्या? न्यून कोण त्रिभुज है क्या? न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जो जिस त्रिभुज के अंदर जो है 90 अंश से कम का क्या होता है, सारे कोण जो होते हैं वो 90 अंश से कम के बनते हैं। ठीक है, कितने के बनते हैं? तो 90 अंश से कम का अगर कोई भी उसमें क्या हो रहा है, सारे कोण बन रहे हैं, तो आप उस कंडीशन में कहिएगा वो क्या है, वो है आपके न्यून कोण त्रिभुज। यानी कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है आपका, ये 60 है, ठीक है, ये 60 है, ये 60 है। जरा एक बात बताइए, यहाँ पे क्या हो गए, ये सारे ही कोण जो हो गए ना वो न्यून कोण होंगे, क्योंकि क्या है 90 से सारे कोण क्या है, छोटे हैं। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं ये सारे क्या होंगे, आपके न्यून कोण होंगे, न्यून कोण होंगे। और एक होता है आपका दूसरा जो होता है मेरे भाई, दूसरा होता है आपका अधिक कोण। ठीक है ना, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है ना, अधिक कोण त्रिभुज होता है। जरा देखिए इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। जो अधिक कोण त्रिभुज होता है वो क्या होता है, उसका कोई एक कोण जो होगा वो 90 अंश से अधिक का बनेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का त्रिभुज है। ठीक है, अगर आपका इस प्रकार का कोई त्रिभुज है, ठीक है, जिस मान लीजिए आपका ए है, ये बी है, ये सी है। जरा एक बात बताइए, ये जो कोण बनेगा यहाँ पे वो क्या होगा, वो 90 अंश से कहीं ज्यादा बनेगा। और जब भी किसी त्रिभुज के अंदर 90 अंश से ज्यादा का कोण बनता है तो आप कहिएगा कि वह क्या है, वो अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है ना। अब देखिए जो अगला होता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है आपको जानना कि एक होता है कोणों के आधार पे समबाहु। ठीक है ना, ठीक, समकोण होता है, समबाहु नहीं, समकोण त्रिभुज। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज, बात समझ में आई ना, समकोण त्रिभुज होगा। चलिए देखते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। जो समकोण त्रिभुज होता है वह क्या होता है, उसकी एक भुजा, ठीक है ना, उसके दो भुजा आपस में लंबवत होते हैं तथा उनके बीच जो बनने वाला कोण होता है वह 90 अंश का बनता है। जैसे कि देखिए क्या होगा, ये दो भुजा है ना, ये जो दो भुजा है, जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, यानी कि ए बी और बी सी भुजा क्या है, आपस में लंबवत है, इसलिए क्या हुआ, इनके बीच में 90 अंश का कोण बना। ठीक है, तो इस प्रकार के त्रिभुज को आप कहिएगा समकोण त्रिभुज। क्या कहेंगे मेरे भाई, उसे कहेंगे हम समकोण त्रिभुज। तो हमने क्या किया, त्रिभुज के बारे में जाना, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमने जान लिया। अब जो पढ़ेंगे त्रिभुज के कुछ ऐसे अंश जिसमें क्या होता है कि आपके एग्जाम में बहुत बार उससे क्वेश्चन बनते हैं, उन चीजों को भी हम जान लेते हैं जरा। चलिए ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। एक होता है अगला, हम जानेंगे माध्यिका। ठीक है, आखिर त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, इस चीज को जानना बहुत ही आवश्यक है। चलिए देखते हैं माध्यिका, माध्यिका के बारे में देखते हैं। माध्यिका क्या होती है, जरा देखिए जो त्रिभुज की माध्यिका होती है ना वो क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपका कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये कोई त्रिभुज है जिसका नाम है आपका ए और बी और ये है आपका सी, ये आपका कोई क्या है, त्रिभुज है। बात समझ में आई ना। चलिए अगर ये आपका त्रिभुज है मेरे भाई, तो त्रिभुज में क्या होता है, अगर किसी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पे, किसी शीर्ष पे, क्योंकि एक शीर्ष है, दो शीर्ष है, तीन शीर्ष है, ठीक है ना, ये शीर्ष होता है, इसे क्या करें, इसे शीर्ष बोलते हैं ना मेरे भाई, हेड बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, शीर्ष से उसके सामने की भुजा, क्योंकि यहाँ जो शीर्ष है उसके सामने की भुजा ये है, अगर ये शीर्ष है तो इसके सामने की भुजा ये है, ये शीर्ष है तो इसके सामने की भुजा ये है। किसी भी शीर्ष से उसके सामने की भुजा पे अगर हम क्या करें, कोई ऐसी रेखा खींचे जो उस भुजा को बराबर बराबर भागों में विभाजित करती हो, उसे हम कहेंगे माध्यिका। क्या कहेंगे, जैसे कि इस शीर्ष से हम क्या करेंगे, इस रेखा पे हमने क्या किया, सामने वाली भुजा पे हमने जब कोई एक रेखा खींचा तो वो क्या कर रही है, इन दोनों को क्या कर रही है, पूरे बीसी को बराबर भागों में क्या कर रही है, उसको विभाजित कर रही है। यानी अगर ये पूरा क्या था 6 सेंटीमीटर का था तो 3 और 3 में क्या करे, 3 3 में इसको विभाजित कर दे रही है, यानी कि इतना 3 हो जाएगा और इतना 3 होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे माध्यिका। बात समझ में आई, इसे क्या कहेंगे, माध्यिका कहेंगे। पूरे एग्जाम्पल के साथ मैं पूरा बेसिक से आपको बता रहा हूं, ठीक है। और अगर आपको किसी भी चीज में अगर दिक्कत होती है कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस चीज को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए, तो आपने जाना कि जो त्रिभुज की माध्यिका होती है, अब वो क्या होती है, तो जो त्रिभुज की माध्यिका होते हैं मेरे भाई, वो यही होती है कि जब किसी शीर्ष के सामने वाली भुजा पे कोई रेखा खींचते हैं तो क्या होती है, उस रेखा को क्या करती है, यानी कि उस भुजा को क्या करती है, वो 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, उसे हम कहते हैं माध्यिका।
क्या कहते हैं, उसे हम माध्यिका कहेंगे। अब जरा एक बात बताइए, वैसे ही अगर आप यहां से खींचते ना, यहां से अगर हम क्या करते, खींचते, तो ये क्या होता, ये भी इसको क्या करता, अगर बराबर भागों में विभाजित करता तो ये भी माध्यिका कहलाती। ठीक है, यानी कि ए से जो खींची गई रेखा है ना, अगर वो क्या कर रही है, सामने वाली भुजा को अगर वो दो बराबर भागों में बांट रही है तो उस रेखा को हम क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। क्या कहेंगे, उस रेखा को हम माध्यिका कहेंगे, यानी इस रेखा को जो कहेंगे वो क्या है, वो आपकी माध्यिका है। ठीक है, क्या कहेंगे मेरे भाई, तो माध्यिका कहेंगे। चलिए अब देखते हैं आपका शीर्ष लंब। ठीक है, आखिर शीर्ष लंब क्या होता है इसके बारे में भी जानते हैं, क्योंकि अगर हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के हर एक चीज के बारे में जानेंगे, जिससे क्या होगा कि आगे जब हम पढ़ें कोई चीज तो हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, ये चीज मैं आपको चाहता हूं। चलिए देखते हैं आपका शीर्ष लंब क्या है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका शीर्ष लंब। चलिए देखते हैं शीर्ष लंब। जो शीर्ष लंब होता है मेरे भाई, कोई भी त्रिभुज आप ले लीजिए, कोई भी त्रिभुज। ठीक है, ये मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ए है, बी है और ये सी है। बात समझ आई ना, एबीसी कोई एक क्या है, त्रिभुज है। अगर हम किसी शीर्ष से, किसी भी शीर्ष से, शीर्ष क्या है, एक शीर्ष ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, किसी भी शीर्ष से अगर हम उसके सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं, लंब क्या करते हैं, लंब डालते हैं, तो क्या होता है, देखिए यहां से इस शीर्ष से हमने क्या किया, इस रेखा पे, उसके सामने वाली भुजा पे क्या करिएगा, अगर लंब डालिएगा तो क्या, लंब का मतलब होता है कि ऐसा करिए कि इस रेखा पे वह रेखा 90 अंश का कोण बनाए, उसे हम कहते हैं लंब रेखा। लंब रेखा कहते हैं ना। तो शीर्ष लंब क्या होगा मेरे भाई, जब भी हम किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पे लंब डालते हैं तो ये डालने गई वाली जो भुजा होती है उसे हम कहते हैं शीर्ष लंब। उसे क्या कहते हैं, उसे शीर्ष लंब कहते हैं। यानी किसी भी शीर्ष से अगर क्या कर रहे हैं आप, किसी भुजा पे अगर लंब डाल रहे हैं तो उसे हम कहेंगे शीर्ष लंब। किसी कोई जरूरत नहीं कि इसी आप शीर्ष से डालेंगे, हो सकता है कि आप इस शीर्ष से भी इस वाली भुजा पे डालें और यहाँ क्या आपका 90 अंश का कोण बन जाए, इसे भी कहेंगे हम शीर्ष लंब। यानी कि शीर्ष से उसके सामने की भुजा पे कोई भी शीर्ष लीजिए, तीनों में से कोई भी शीर्ष लीजिए, लेकिन उसके सामने की भुजा पे आपको लंब डालना है। अगर आप लंब डाल रहे हैं तो वो क्या होगा, आपका शीर्ष लंब होगा। इस चीज को भी हमने क्या किया, जान लिया है। तो चलिए देखते हैं अगला चीज। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगला होता है केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, त्रिभुज का बहुत ही बेस पार्ट होता है केंद्रक, और बहुत सारे एग्जाम में केंद्रक के बारे में पूछता है। देखिए जरा यहाँ पे जो केंद्रक होगा, ठीक है, केंद्रक क्या है मेरे भाई, सेंटर। देखिए कोई भी त्रिभुज आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कोई त्रिभुज आपको अगर दिया गया है, जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, कोई त्रिभुज अगर आपको दिया गया है मेरे भाई, तो क्या होता है, माध्यिकाएं होंगी। माध्यिकाएं तो होंगी ना। जैसे मान लीजिए ये वाली क्या कर रही है, इस भुजा को बराबर भागों में बांट दे रही है। ये वाला शीर्ष अपने सामने की भुजा को क्या कर रहा है, बराबर भागों में बांट रहा है। ये वाला शीर्ष अपने सामने वाली भुजा को क्या कर रहा है, बराबर भागों में बांट रहा है। यही तो माध्यिका कहलाती है ना, यही ना माध्यिका कहलाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ ये तीनों ही माध्यिकाएं हैं, क्योंकि अपने शीर्ष से सामने वाली भुजा को क्या कर रही हैं, वो बराबर भागों में विभाजित कर रही हैं। और इन माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को, ठीक है, इन माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को जो कि हम ओ मान लेंगे, यही क्या है आपका, यही है आपका केंद्रक। क्या होता है, यही आपका केंद्रक होता है। यानी आप कह सकते हैं कि माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। बात समझ में आई। माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को, किसी त्रिभुज के माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को हम क्या कहेंगे, तो केंद्रक कहेंगे। बहुत ही आसान है, और मुझे आशा करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अगला देखते हैं हम लंब केंद्र। ठीक है, ये तो था आपका केंद्रक था। अब लंब केंद्र देख लेते हैं कि आखिर लंब केंद्र क्या होता है। क्योंकि अगर आप त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो आपको ये सारी चीजों के बारे में क्या होना चाहिए, जानकारी अवश्य होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि आपको कभी भी दिक्कत न हो, क्योंकि आप त्रिभुज पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए जरा अब हम पढ़ेंगे क्या, लंब केंद्र। चलिए ये है आपका लंब केंद्र। ठीक है, हाँ देखिए क्या है, जो लंब केंद्र होता है मेरे भाई, मैंने अभी आपको बताया था शीर्ष लंब। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, शीर्ष लंब बताया। तो क्या होगा, यदि ये एक कोई त्रिभुज दिया गया है आपको, ठीक है, यदि आपको ये कोई त्रिभुज दिया गया है ए, बी और सी, तो हम कहेंगे जो लंब केंद्र होता है, लंब केंद्र क्या होगा कि जब भी किसी शीर्ष से क्या करेंगे, इस वाली भुजा पे जब हम लंब डालते हैं,
या इस शीर्ष से आप इस वाली भुजा पे क्या करेंगे, लंब डालेंगे। लंब का मतलब होगा जब भी किसी भुजा पे आप कोई रेखा खींचेंगे वो रेखा उस भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। यानी इस चिन्ह को दिखाने का मतलब यही हुआ कि वो 90 डिग्री का कोण बना रही है। अब जरा देखिएगा, इस सी वाली भुजा से फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लंब डालेंगे, ठीक है। लंब डालेंगे ना, तो आपसे पूछा लंब केंद्र, यानी कि तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजाओं पे डाले गए लंब, ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हैं ये चीज किसी त्रिभुज के शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है। शीर्ष लंब भी तो है, मैंने अभी आपको शीर्ष लंब पढ़ाया। शीर्ष लंब में मैंने क्या बताया आपको कि जब भी आप क्या करेंगे, किसी भी शीर्ष से आप क्या करें, उसके सामने की भुजा पे लंब डालते हैं तो उसे हम कहते हैं शीर्ष लंब। और शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु को, जैसे मान लीजिए शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, ओ है, तो शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु को हम कहते हैं लंब केंद्र। क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं लंब केंद्र कहते हैं, ठीक है। इसको कहेंगे हम लंब केंद्र। तो इस चीज को आप बहुत ही जरूर याद करिएगा और बहुत आसानी से, आशा करता हूं सारी चीजें अच्छी चीज से आ गई होगी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, ठीक है। आप देखते हैं जरा अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला को आपका है अंतः केंद्र, ठीक है। अंतः केंद्र के बारे में देखते हैं जरा, चलिए अंतः केंद्र देखते हैं। यहाँ पे अंतः केंद्र, क्योंकि जो त्रिभुज होता है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं ना, आपको थिंग दिए गए होते हैं उसके अंदर, जिसको आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है। जिससे क्या होगा, जब भी आप पूरा त्रिभुज पढ़ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस देखिए आपको क्या है, यहाँ पे अंतः केंद्र क्या होता है। अंतः केंद्र के बारे में जानते हैं। जब भी कोई त्रिभुज आपको दिया गया हो, ठीक है, जब भी कोई त्रिभुज आपको दिया गया हो, जैसे मान लीजिए ए है, बी है और ये सी है, ठीक है। ए बी सी आपको त्रिभुज दिया गया है, तो क्या है ना, देखिए जब भी कोई ये आपका, ये मान लीजिए कोई कोण है, यहां भी कोई कोण होगा, यहां भी कोई कोण होगा ना कोई कोण। जरा एक बात बताइएगा आप, क्या होगा, इस कोण को बीचों बीच कोई रेखा का करिएगा, ठीक है। इस कोण का दम विभाजित करिएगा समान भागों में। बात समझ रहे हैं मेरा, मैं क्या कह रहा हूं, जो भी यहाँ पे कोण बन रहा होगा, शीर्ष पे जो भी कोण बन रहा होगा उसको क्या करें, उसको एकदम बीचों बीच विभाजित करें उस कोण को, ठीक है। उस कोण को हम क्या करें, बीचों बीच विभाजित करें और सामने वाली भुजा को यहाँ आ जाए, चलिए ठीक है। अब यहाँ जो कोण बना इस शीर्ष पे, इस शीर्ष के कोण को भी हम क्या करें, बीचों बीच विभाजित करके यहाँ तक चले जाएं, ठीक है, अगली भुजा तक। फिर इस शीर्ष को जो कोण बन रहा है इसको भी हम बीचों बीच विभाजित कर दें और क्या हो, इस वाली भुजा पे चले जाएं। बात समझ में आ रही है ना। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, देखिए जब भी अंतः केंद्र आप पढ़िएगा तो आपको कहना ये है कि शीर्षों के जो बने कोण के, ठीक है ना, शीर्षों के जो बने कोण को जब कोई रेखा क्या करती है, उसको सम विभाजित करती है। किसको, इस कोण को। यानी अगर ये कोण पूरे 60 अंश का बन रहा है ना, ये पूरा कोण अगर 60 अंश का बन रहा है मेरे भाई, तो हमेशा क्या होगा, जब ये आधा करेगा तो 30-30 का क्या हो जाएंगे, आधे भाग में ये बढ़ जाएंगे। और इनके जो प्रतिच्छेद बिंदु होंगे, ठीक है, इन सारे रेखाओं के जो प्रतिच्छेद बिंदु होंगे उन्हीं को हम कहते हैं क्या, तो अंतः केंद्र कहते हैं। क्या कहेंगे, तो अंतः केंद्र कहेंगे। बात समझ में आई। जब भी किसी शीर्ष के कोण को क्या करती है, कोई रेखा क्या करती है, सम विभाजित करती है और ये सारी रेखाओं की क्या होती है ना, जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसे हम कहते हैं अंतः केंद्र। क्या कहते हैं मेरे भाई, तो उसे कहते हैं हम अंतः केंद्र कहते हैं। चलिए अब आशा करता हूं अंतः केंद्र भी आप जान गए होंगे। चलिए अब देखते हैं परिकेंद्र, ठीक है। चलिए देखते हैं परिकेंद्र, ठीक है। और हमने क्या किया है, अंतः केंद्र पढ़ लिया है, अब देखते हैं परिकेंद्र, ठीक है। परिकेंद्र आखिर क्या कहलाता है, चलिए परिकेंद्र देखते हैं। यहाँ पे परिकेंद्र, ठीक है। चलिए आखिर ये परिकेंद्र क्या होता है, ठीक है। जब भी कोई त्रिभुज, ठीक है, जब भी कोई त्रिभुज आपको दिया गया हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए ए बी और ये सी, इसके कोई कोण हो आपस में, ठीक है। ये क्या दिया, इसके कोई कोण दिए गए हो। बात समझ में आ रही है। अब क्या हो, इन शीर्षों को, ठीक है ना, इन शीर्षों से कोई एक ऐसी रेखा क्या हो, सामने वाली रेखा पे पड़े, जो इन कोणों को समद्विभाजित तो करे, यानी बराबर भागों में बांटे। बात समझ में आ रही है। इनको समान विभाजित कर दे, समान क्या कर दे, विभाजित करे, लेकिन सामने वाली भुजा पे क्या करे, 90 डिग्री का कोण बनाए। वैसे इस शीर्ष के लिए भी करिएगा, इस कोण को एकदम बीचों बीच काटे, ठीक है, और क्या हो, इस वाली रेखा जिसपे वो जा रही है उस पे क्या करे, वो लंबवत हो, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाए। फिर इस वाले शीर्ष से भी इसको बीचों बीच काटती है और क्या होती है, अगले वाली रेखा पे जो है
यहाँ पे क्या करती है कि 90 अंश का कोण बनाती है। तो इन प्रकार की रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, जहां इस प्रकार की रेखाएं क्या करती हैं, आपस में काटती हैं, उसे हम कहते हैं आपका, मानिए ओ बिंदु पे काट रही हैं और इसे ही हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे परिकेंद्र। क्या कहेंगे मेरे भाई, उसे कहेंगे परिकेंद्र। यानी कि जब भी कोई रेखा क्या होती है कि शीर्ष लंब, आप ऐसे भी कर सकते हैं शीर्ष लंब, क्योंकि क्या है ये शीर्ष से अगले वाली भुजा पे क्या हो रही है, लंब डाल रही है। लेकिन शीर्ष लंब के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि उस शीर्ष पे बने कोण को भी वो क्या कर रही है, वो समान भागों में विभाजित कर रही है। और ऐसी रेखाओं के जो प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं, ऐसे शीर्ष लंबों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, उसे हम कहते हैं परिकेंद्र। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम परिकेंद्र कहते हैं। चलिए थोड़ा सा कोणों के बारे में इसकी जान लेते हैं। ठीक है, जो कोण की जो प्रकृति होती है उनके बारे में हम जान लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे अब देखते हैं कोणों के बारे में। क्योंकि कोई भी त्रिभुज आपको दिया गया हो, ठीक है, कोई भी त्रिभुज आपको दिया गया हो, ठीक है, ए बी सी, तो इसके ये अंतः कोण है, ठीक है ना। अंतः कोण के बारे में जानते हैं। ठीक है, क्योंकि जो अंतः कोण होगा मेरे भाई, किसी त्रिभुज के जो अंतः कोण होंगे, माना ये ए कोण है, कोण बी है, कोण सी है, ठीक है, इसलिए आप कह सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का, तीनों अंतः कोणों का, ठीक है, किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा, तो वो 180 के बराबर होगा। यानी अगर आप तीनों कोण जोड़ देंगे वो 180 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखते हैं बाह्य कोण। ठीक है, बाह्य कोण के बारे में देखेंगे यहाँ पे जरा। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे बाह्य कोण, इसको मैं मिटा करके आपको बाह्य कोण बताता हूं। बाह्य कोण, चलिए देखते हैं बाह्य कोण। बाह्य कोण क्या होता है मेरे भाई, बाह्य कोण यह होता है, अगर हम इसी रेखा को जरा थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, ठीक है, इसी बीसी को हम क्या कर लें, आगे बढ़ा करके यहाँ पे डी कर दें। डी करने के तत्पश्चात यहाँ जो कोण बाहर की तरफ बनेगा, इस भुजा से इस भुजा पे क्या हो, जो कोण बाहर की तरफ बनेगा उसे कहते हैं बाह्य कोण, उसे कहते हैं बाह्य कोण। लेकिन यह बाह्य कोण जो है किसके बराबर होगा, यह बाह्य कोण किसके बराबर होगा, तो क्या होता है, इसके सम्मुख दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा ये बाह्य कोण। बात समझ में आ रही है ना। अगर आपका ये x दिया है और ये आपका y दिया है, ठीक है, अगर यह कोण x दिया है, यह कोण y दिया है, तो यह कोण क्या होगा, यह कोण होगा x प्लस वाई। क्यों, क्योंकि यह जो बाह्य कोण होता है त्रिभुज के अंतः उसके सम्मुख है, ठीक है ना, ये वाले कोण को नहीं आपको जोड़ना, जो उसके साथ वाली जो कोण है उसको आपको कभी नहीं जोड़ना है। हमेशा क्या करना है, उसके सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर इसका ये बाह्य कोण होता है। बात समझ में आई। यानी जो इसका बाह्य कोण होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई त्रिभुज दिया गया है आपको, ठीक है, कोई त्रिभुज दिया गया है आपको, ये वाला पूछ रहा है मान, ये वाला मान पूछ रहा है, यहाँ पे ये 40 दिया गया है, यहाँ पे आपको 100 दिया गया है। बात समझ में आई। 40 है, यहाँ पे ये 100 है, पूछा गया ये कोण क्या होगा, आपको डायरेक्ट लिखना है, क्योंकि ये जो बाह्य कोण होता है इसके सम्मुख इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि 140, इन दोनों को जोड़ करके यहाँ आपको लिखना है, यानी कि आपका बाह्य कोण निकल गया। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने आपको पूरे बेसिक से बताई हैं, और ये बेसिक सेशन था जिसके आपको क्या हो कि त्रिभुज के बारे में एक एक नॉलेज मैं आपको दूं, जिससे क्या हो कि जब आप क्या करेंगे, त्रिभुज के बारे में अच्छी तरह से जान जाएंगे, तो आपको जो क्वेश्चंस आपको हल करने होंगे बहुत ही आसानी से हल करेंगे। ठीक है, अगले सेशन में हम क्या करेंगे, त्रिभुज के जो थेल्स के प्रमेय हैं, सर्वांगसम का जो नियम है, वो सारा चीज हम पढ़ेंगे। क्या है कि अगर मैं ज्यादा बड़ा वीडियो बनाऊंगा तो आप भी बोर होंगे और पढ़ने में मजा नहीं आएगा उतना। ठीक है, तो आप इस चीजों को क्या करिएगा, पूरे अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम कल के सेशन में मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट होगा। और आज का सेशन भी बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो त्रिभुज होता है उससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आशा करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।